कंसेप्ट ऑफ, देखिए हम लोग सेट्स शुरू किए थे, ठीक है ना। सेट्स, रिलेशन और फंक्शन ये सब एक दूसरे से कोरिलेटेड होता है। मैंने बोला था कि क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली सिर्फ सेट को दूंगा ना तो सेट का ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहता है, इसलिए सेट, रिलेशन और फंक्शन एक दूसरे से कोरिलेटेड है। आपका जो क्वेश्चन मिलेगा, ये तीनों का एक साथ आपका असाइनमेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेगा। उसका मैं तैयार कर रहा हूँ, क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली है क्या कि हमको बाइलिंगुअल तैयार करना है ना, बाइलिंगुअल तैयार करना है, इसलिए थोड़ा सा मैं एक साथ तैयार करके आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा जब जब तक सिलेबस भी एक एंड हो जाएगा सेट, रिलेशन, फंक्शन। और एक नोटिस ये है कि आज तक लास्ट ऑफर है, ठीक है। कुछ लोग तो ज्वाइन कर लिए, लेकिन डेमो में आज ही दिया गया है लिंक, ठीक है। तो जो लोग को ज्वाइन करना है मैम से कनेक्ट कांटेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। तो और ये जो ऑफर था, जो फर्स्ट 10 स्टूडेंट तो अप्रोक्स कर चुका है, हम लोग को 10+ हो गया स्टूडेंट, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच्चे हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज कर लेंगे तो बेहतर रहेगा, ये नोटिस देना था। चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्लास में, ठीक है। क्लास हम लोग जो सेट यानी कि समोच्च स्टार्ट किए थे, उसमें ऑपरेशन चल रहा था, ऑपरेशन ऑन सेट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब मोस्टली सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में भी पूछा गया है और आने की संभावना भी है, ठीक है। इसमें ऑपरेशन में क्या क्या आ जाता है, यूनियन आ जाता है, इंटरसेक्शन आ जाता है, कॉम्प्लीमेंट आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद डिफरेंस आ जाता है, जो दो सेट का अंतर। और ये सब का मिलाकर आपस में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बनता है, कुछ थ्योरम है या फॉर्मूला रिलेटेड समझ सकते हैं, या वेन डायग्राम रिलेटेड, ये सब कुछ वेन डायग्राम से डायरेक्टली दिखता है। तो वेन डायग्राम ये भी आप लोग ध्यान में रखना है, सब कुछ सिखाया गया है। मैं कुछ रिजल्ट इसका लिख देता हूँ, उसको आप लोग क्या कीजिएगा ना, याद करने की जरूरत नहीं है, उसको वेन डायग्राम पे बना के कोशिश कीजिएगा वेरीफाई करने का, एलएचएस से आरएचएस। उससे होगा क्या कि कोई भी ऑपरेशन अगर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ए यूनियन बी का होल ट्रांसपोज कॉम्प्लीमेंट, ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये जो प्रूफ है वेन डायग्राम से डायरेक्टली आपको दिखेगा। तो एलएचएस और आरएचएस फिगर बनाकर देखना है कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। जैसे ए यूनियन बी, तो ये पूरा फिगर हो गया। अब ए इंटरसेक्शन में क्या हुआ, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, ए छोड़ के बाकी सब एरिया हो गया। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, बी छोड़ के बाकी सब, दोनों का इंटरसेक्शन कीजिएगा तो यही वाला एरिया आएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम से कोई भी ऑपरेशन को डायरेक्टली देख सकते हैं, जिस तरह हम लोग एक्सरे वगैरह में कोई प्रॉब्लम को देखते हैं, उस तरह से वेन डायग्राम का काम करता है। कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट करके मैं लिख देता हूँ, इसको आप लोग वेन डायग्राम पर फील कीजिएगा खुद, मतलब वेन डायग्राम बना के कोशिश कीजिएगा कि समझने का, याद करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आएगा ना, तो आप उसको वेन डायग्राम से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमको पढ़ाना, यूनियन इंटरसेक्शन का, जहां से क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, सम इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस, कुछ महत्वपूर्ण संक्रिया, ये मैं कलेक्ट करके लिखा देता हूँ, ठीक है ना। और आप लोग को करना क्या है, एक होमवर्क ही समझिए इसको,
उसको याद रखना है। ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी डैश। वेन डायग्राम से चेक करना है, ठीक है ना, कि ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। आप लोग जो भी हम कलेक्ट करवा रहे हैं, जैसे ए अगर बी का सबसेट हो, मैं कल भी बताया था, तो ये इसका मीनिंग ये हुआ कि ए यूनियन बी अगर कीजिएगा ना, अगर ये बी का सबसेट है दैट मीन्स ये छोटा है, यूनियन लीजिएगा तो बड़ा वाला आएगा। ये क्या आएगा, किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। जैसे मान लिए ए बी का सबसेट है, अगर इसको आप यूं ले लीजिए कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये क्या होगा, छोटा वाला के बराबर देगा। इंटरसेक्शन है तो छोटा के बराबर देगा, यूनियन है तो बड़ा के बराबर देगा। ये किस केस में होगा, जब सबसेट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, ये सब एक जगह कलेक्ट कर देता हूँ मैं, वो पहले भी लिखाया हूँ लेकिन फिर भी एक बार हम लिख देते हैं, क्लियर रहेगा। इंटरसेक्शन बी, और इसको अगर यूनियन कराइएगा, ए से ले लीजिए यूनियन, तो ये किसके बराबर, देखिए ए इंटरसेक्शन बी डैट मीन्स जो इस दोनों में से जो छोटा होगा वो वैल्यू देगा या कॉमन वैल्यू देगा। इसको यूनियन ए के साथ कराइएगा तो ए के इक्वल होगा, जो यूनियन के साथ है। ये सब वेन डायग्राम से चेक करना है आप लोग को। नेक्स्ट, अगर बी ले लेता हूं, ठीक है, और बी के साथ कीजिएगा तो ये किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। अब इंटरसेक्शन दो केस हो गया, ए यूनियन बी लीजिए, इसको अगर इंटरसेक्शन ए के साथ कराइएगा, यूनियन में ये दोनों को मिल जाएगा, इंटरसेक्शन करेंगे तो ए के बराबर होगा। नेक्स्ट, थर्ड क्लास मिल जाएगा, ठीक है ना, थर्ड क्लास है, 2 क्लास डेमो था, वो एंड हो गया है, लेकिन आज भर है ऑफर अपलोड। चलिए, कोई ग्रुप में मैसेज कर रही है, अनीता जी है, बैच में ज्वाइन की है। नेक्स्ट, ए यूनियन बी अगर मैं ले लूं, और यहाँ ए के साथ किए हैं तो इंटरसेक्शन ए, और बी के साथ की बी आएगा। अगर मैं यहाँ यूनियन बी ले लेता हूं तो ये किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। या यूनियन तो यहाँ ले लिया हो ना, दोनों यहाँ इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन जिसके साथ इंटरसेक्शन कराएंगे वही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है यूनियन इंटरसेक्शन। यूनियन अगर बी इंटरसेक्शन सी है तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए यूनियन से बी में हो जाएगा तो ए यूनियन बी, बी ए यूनियन से सी में हो जाएगा ए यूनियन सी, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सिमिलरली अगर आप इंटरसेक्शन ले लीजिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यहाँ इंटरसेक्शन है यहाँ यूनियन है, तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, बीच में यूनियन है तो यूनियन रहेगा, ए इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। अगर यहाँ मैं डिफरेंस ले लूं,
माइनस, तो बी यूनियन अगर सी लेता हूँ, यहाँ भी वैल्यू क्या हो, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ए माइनस बी, फिर यूनियन लीजिए, बीच में यूनियन है तो ए माइनस सी। 11 ए माइनस, अगर यहाँ इंटरसेक्शन ले लेता हूँ तो सिमिलरली बस इन यूनियन के जगह पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, ए माइनस बी इंटरसेक्शन। अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेता हूँ, इसी को डिमॉर्गन्स लॉ मैं उस दिन बताया भी था, तो यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, रेस्पेक्टिव अलग अलग कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसी का उल्टा यहाँ अगर इंटरसेक्शन लूंगा तो ए यूनियन, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो, तो ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ए इंटरसेक्शन बी करके भी इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं। लास्ट यूनियन में भी ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ भी सेम प्रॉपर्टी, ए यूनियन बी और यूनियन सी कर सकते हैं, इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। ये ये हो गया इम्पोर्टेंट में। और एक अगर आप नंबर से देखते हैं कि कोई एलिमेंट को कैसे हम शो करेंगे कि ए यूनियन बी में है, जैसे दो का एक कर लीजिए इसको। अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स करता है ए यूनियन बी, इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है कि x ए में भी बिलोंग्स करेगा या बी में, किसी एक में भी करेगा तो यूनियन में बिलोंग्स समझा जाएगा उसको। दिस इम्प्लाइड दैट x बिलोंग टू ए या x बिलोंग टू बी, ऐसा समझेंगे। दोनों में से कोई में भी हो जाए तो यूनियन में होगा। वही इंटरसेक्शन रहता है। यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या फर्क है? इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग टू ए, और का मतलब है दोनों, x बिलोंग टू बी। या और में यही फर्क है कि दोनों में कोई में रहेगा तो यूनियन में आ जाएगा, लेकिन इंटरसेक्शन के लिए दोनों का कॉमन होना चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम में हम लोग इसको इंटरसेक्शन बोलते थे, ठीक है ना। इसी को बोलते थे ए इंटरसेक्शन बी, ये अगर ए है बी है। वही x अगर डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन बी है, दिस इम्प्लाइड दैट ये दोनों में किसी एक में भी नहीं करेगा, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू ए, और यहाँ और लगाएंगे, x डज नॉट बिलोंग टू बी, दोनों में से किसी में नहीं करेगा। सिमिलरली अगर इंटरसेक्शन की बात करें, x डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बी, तो इसका मीनिंग ये समझना है कि या तो इसमें भी नहीं किया है, इसमें भी नहीं किया है, यहाँ या लगेगा, उल्टा होता है, ठीक है ना। एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए या दोनों में से किसी एक में नहीं करेगा तो इंटरसेक्शन में नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं करेगा। एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वेन डायग्राम से चेक कीजिएगा, ठीक है, या अभी आप पूछ सकते हैं, हम और डिटेल्स में इसको बताएंगे अगर क्लियर नहीं हुआ हो तो। नहीं तो वेन डायग्राम बना लीजिएगा तो ऑटोमेटिक ही डिसाइड हो जाएगा, सीधे दिखने लगेगा। इसलिए वेन डायग्राम पे बार बार हम फोकस कर रहे हैं। ए माइनस बी, इसका मीनिंग क्या हुआ, ए माइनस बी यही वाला ना होता है, इधर वाला ए का वैसे एलिमेंट जो बी में नहीं हो, तो ये वाला सेक्टर हो गया ए माइनस बी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए में तो बिलोंग्स करेगा लेकिन बी में नहीं करेगा, इसीलिए डिफिनेशन बोलते थे इसको कि ए माइनस बी वैसा सेट का समुच्चय का कलेक्शन होता है जो ए का तो होता है लेकिन बी में नहीं होता है, यानी कि एक्स बिलोंग टू ए और
एक्स और लगाएंगे, एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, ये समझना है, ठीक है। ये डिटेल्स में इसलिए लिख रहे हैं, ऑप्शन में इस टाइप का बनाया जाता है ऑप्शन, ठीक है ना। ये ना देकर आपको ये दे देगा, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ यही चीज है ये। एक्स बिलोंग्स टू ए का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि एक्स जो है ए डैश से बिलोंग्स नहीं करता, ये दूसरों कॉम्प्लीमेंट में नहीं करेगा। ए में है तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है तो ए में नहीं होगा, ये दोनों एक म्यूचुअली इंप्लाइड का साइन दिया गया। सिमिलरली इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, दिस implied that एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ए में नहीं बिलोंग्स करेगा तो कॉम्प्लीमेंट में होगा। क्योंकि अगर हम यूनिवर्सल सेट में देखें तो ये अंदर ए होता है तो बाहर ए डैश होता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है, यस है। यस बोलिए, या इसी को यूनिवर्सल सेट यू से डिनोट किया जाता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ बोल। अच्छा, मैसेज हम नहीं देखे हैं, बोल दीजिए कौन वाला आपको दिक्कत हुआ। अच्छा जी बोलिए। आवाज आपका कट रहा है। बोलिए कौन सा डिटेल्स करना है। व्हाट्सएप ग्रुप में किया है क्या? हेलो, अनम्यूट करके बोल सकते हैं या आगे बढ़े? फर्स्ट का और 7 किसी को बोल कोई डाउट दीजिए है इसमें? अंशु जायसवाल। फर्स्ट का 7। फर्स्ट का 7 ये ना? जी। फर्स्ट का 7 तो यही है। अब देखिए ए यूनियन बी है और उसको इंटरसेक्शन कराना है किससे? बी से, ठीक है ना। आप ये बताइए, कोई भी सेट जब नहीं कुछ समझ में आया तो एक दो ले लेता हूं मैं, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, बी में ले लेता हूं, टू ले लेता हूं, ठीक है। अब ए यूनियन बी में क्या आएगा ये बताइए? 1 2 ही आएगा। और इसको इंटरसेक्शन कराना है बी से, ठीक है ना। इसको बी से कराना है, इसमें तो 1 2 ही आ गया, ए के जैसा है। इसको इंटरसेक्शन कराइए बी से, बी में कितना एलिमेंट है? 2 है। तो इंटरसेक्शन दैट मीन दोनों का कॉमन एलिमेंट तो 2 ही आएगा ना। तो छोटा वाला जैसे इंटरसेक्शन का साइन लगेगा ना, तो ये तो बड़ा सेट मिलेगा, ए और बी दोनों को मिला के इसमें रहेगा। इंटरसेक्शन में इसका और इसका कॉमन, तो ये सबसे छोटा ना है, और इसमें बी ऑलरेडी है तो बी का ही एलिमेंट बी के बराबर ही आएगा। ऐसे यहाँ पे एग्जांपल से देख लीजिए, ए है बी है, ए यूनियन बी में 1 2 ही आया। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए अपने से और उसको बी के साथ कराइएगा इंटरसेक्शन, तो छोटा वाला सेट आएगा, 2 ही दोनों में कॉमन आया। बोलिए और कोई दिक्कत है तो? क्लियर हो गया ये? जी सर। चलिए, और कोई है तो बस एग्जांपल ले लीजिएगा, या वेन डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। तो मैं सेकेंडरी वे बता देता हूँ, वेन डायग्राम बार बार बोल रहा हूँ ना, तो वेन डायग्राम से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं सेट ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ठीक है। तो ए यूनियन बी करने का मतलब है कि टोटल हो गया ये रीजन हो गया ए यूनियन बी, ये टोटल रीजन मिलाकर ए यूनियन बी हो गया। अब इसका इंटरसेक्शन कराना है किससे? बी से। तो जब इंटरसेक्शन कराइएगा तो ये वाला रीजन ही बच जाएगा, ये टोटल रीजन है ए यूनियन बी है, इंटरसेक्शन में तो इसका कॉमन यही चीज ना बचेगा, यानी कि इक्वल टू बी बचेगा। टोटल दोनों मिलाकर उसमें से 20 के साथ इंटरसेक्शन, तो ओनली बी बच जाएगा इंटरसेक्शन के साथ, बी के इक्वल होगा। ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें किसी का कोई दिक्कत है या आगे बढ़ो? जी सर आगे बढ़िए। चलिए ठीक है, ओके।
अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट एक चीज मैं बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है, भले इस पर आप लोग का एग्जाम एक ही दो हुआ है, इससे हर एग्जाम में पूछा जाता है, जितना भी पीजीटी एग्जाम होता है उससे ये क्वेश्चन रहता है। तो इस पे ज्यादा फोकस करना है कुछ नहीं, लेकिन दो रिजल्ट मैं लिख रहा हूँ। एक, अगर एन ए यूनियन बी लेता हूं मैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, यानी कि एन ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या, तो एक्चुअली ये होता क्या है, एन ए प्लस एन बी और माइनस एन इंटरसेक्स एन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला की तरह याद रखना है इसको। वही इंटरसेक्शन को इधर लाइएगा तो यूनियन उधर चला जाएगा, है तो एक ही चीज। एन ए इंटरसेक्शन बी अगर लेता हूं मैं, तो ये इधर पॉजिटिव आ गया, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटर इंटरसेक्शन है तो यूनियन होगा, एन ए यूनियन बी। इसको याद रखना है। इस पे मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, दो क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। तो ये तो एक का हो गया। अगर तीन ले लेता हूं मैं, ठीक है ना, तीन सेट ले लेता हूं ए बी सी, उस केस में अगर यूनियन पूछा जाए, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीन सेट है, इस केस में भी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, तीनों को जोड़ देंगे, ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, दो 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 का इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी घटेगा, फिर माइनस एन, नंबर है, एन मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है इसका, ए इंटरसेक्शन बी में कितना संख्या है, ठीक है ना, बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी और माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए बी बी सी और सी ए, और प्लस हो जाएगा तीनों का इंटरसेक्शन, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एक फॉर्मूला की तरह याद रखना है इसको। इसको मैं वेन डायग्राम से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इसको उसी तरह से भी कर सकते हैं वेन डायग्राम से। जैसे यहाँ पे अगर इसको वेन डायग्राम बनाते हैं, देखिए ए है और बी है, तो यही होता है इंटरसेक्शन। अगर ये ए है ये बी है, तो देखिए ए यूनियन बी तो टोटल ना आ जाता है, ए यूनियन बी, अगर ये एक्स लीजिएगा, ये वाई लीजिएगा, ये जेड लीजिएगा, ठीक है, ये अंदर जेड है, तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, और अंदर लग रहा है जेड, नहीं लग रहा है, जेड मान के चलिए जेड है अंदर। ए यूनियन बी में कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसका संख्या अगर पूछा जाए तो, और एन ए में कितना संख्या है, एक्स प्लस जेड है, एक्स प्लस जेड है, एक्स और जेड हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें कहा जाए एन बी में, तो जेड प्लस वाई है, यानी कि वाई प्लस जेड है, और इंटरसेक्शन में देखा जाए, इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें कौन सा एलिमेंट है, जेड है। अब तीनों में रिलेशन बनाइए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कब आएगा, या डायरेक्टली इसमें एलएचएस डाल दीजिए, एलएचएस में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है ना, तो ये दोनों को जोड़ के ये घटाइएगा तभी ना आएगा। ये दोनों रिलेशन आपका, ये इक्वेशन 1 2 एंड 3 और 4, इससे एलएचएस आरएचएस वेरीफाई हो जाएगा। एलएचएस में क्या आ रहा है, अगर फर्स्ट का 1 हम प्रूफ कर रहे हैं, फर्स्ट का 1, एलएचएस में क्या है, एन ए यूनियन बी है, तो इसका वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, इसको ए मान लेता हूं इक्वेशन, और आर एच एस वेरीफाई कर लीजिए,
RHS में क्या आएगा? RHS में Na प्लस Nb, अब माइनस Na इंटरसेक्शन B लिखा था मैं। तो ये दोनों जोड़िएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड, और माइनस जेड घट जाएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड ही आएगा b। अब a एंड b से क्या हो गया? LHS बराबर RHS आ गया। एन ए यूनियन बी बराबर Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन b। ये आप 3 वाला में भी अप्लाई कर सकते हैं, वेन डायग्राम बना के इसी तरीके से प्रूफ कर लीजिएगा। एक्चुअली हमको प्रूफ करना नहीं है, लेकिन हमको रिजल्ट याद रखना है। ये रिजल्ट आपको सिर्फ सेट थ्योरी में ही नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा काम आएगा। यहाँ पर सिर्फ प्रोबेबिलिटी लगा दीजिएगा तो ये रिजल्ट प्रोबेबिलिटी में भी वैलिड होता है, ठीक है। तो वहां भी काम आएगा। प्रोबेबिलिटी से 6-7 क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी पीजीटी में। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वहाँ ये प्रॉपर्टी सब यूज, ये फॉर्मूला तो बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है, यूज पड़ता है। चलिए, ये यूनियन है। मैं इस पे एक क्वेश्चन कर देता हूं। एक क्वेश्चन ले लीजिए, एग्जाम्पल 3 वाला, एक 2 वाला, क्योंकि एग्जाम्पल जरूरी है। क्वेश्चन बनाने का टेक्निक हमको चाहिए, इसलिए 2 क्वेश्चन बना देता हूँ, एक 3 सेट वाला, एक 2 सेट वाला। पहले 2 सेट वाला मान लेते हैं। यदि अगर ए और बी दो ऐसे समुच है, समुच है कि एन ए का वैल्यू दिया हुआ है 17, ठीक है, और एन बी का वैल्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर 23 है, तथा एन ए यूनियन बी निकालना है। नहीं, ये भी दे दिया है, मान लिए 38। तो हमको एन कोई एक दिया रहेगा, इंटरसेक्शन या यूनियन दिया रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, हमारे पास दिया हुआ है सॉल्यूशन। एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ है 17, एन बी दिया हुआ है 23, और एन ए यूनियन बी दिया हुआ है 38। देयरफॉर एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाएगा? 2। सीधे हो जाएगा, मतलब Na 2 आ जाएगा, ठीक है ना। Na प्लस Nb माइनस Na इंटरसेक्शन बी। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं आप लोग। लेकिन क्वेश्चन बनाना कैसे है, देखिए क्वेश्चन दे देगा, मतलब इस तरह से न देकर कंफ्यूज करता है। इसी क्वेश्चन को देखिए, हम ये बोलते हैं कि अगर इस क्वेश्चन को मैं ये बोलूं कि किसी क्लास में 2 विषय में प्राप्तांक अंक, मैथ और फिजिक्स का अंक इस प्रकार है कि मैथ में 17 नंबर आया है, और फिजिक्स में 23 नंबर आया है, और मैथ फिजिक्स दोनों में आया है 2 नंबर। तो कितने, वो क्लास में कितने टोटल पूर्णांक क्या है? तो इस टाइप का क्वेश्चन सब बनाया जाएगा। जैसे क्वेश्चन मैं 3 वाला सेट पे ले लेता हूँ, ठीक है। 3 वाला पे कंफ्यूजन ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक बार से स्टैंडर्ड 3 क्वेश्चन कर लेता हूँ, क्लियर हो जाएगा। दो नंबर क्वेश्चन, एक वर्ग में 175
विद्यार्थी, जिसमें एक या एक से अधिक विषय पढ़ने वाले विद्यार्थियों लंबा क्वेश्चन लेने का पर्पस ये है कि आपका एक बार में ही क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। संख्या निम्न प्रकार। देखिए गणित में जो है, गणित में 100 विद्यार्थी है, ठीक है ना। भौतिकी, भौतिकी मतलब फिजिक्स, भौतिकी में है 70। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में मैं ले लेता हूँ 46। और गणित साथ में लीजिए, गणित प्लस भौतिकी, गणित भौतिकी, इसमें 30 विद्यार्थी है। गणित केमिस्ट्री, गणित केमिस्ट्री इसमें 28। भौतिकी और केमिस्ट्री इसमें 23, 23। और तीनों, तीनों लिख दूं या तीनों का मीनिंग क्या हुआ? मैथ प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री समझना है। इसमें कितना है? 18 विद्यार्थी। तो अब देखिए पूछा क्या जा रहा है, कितने विद्यार्थी विद्यार्थी केवल गणित, केवल फिजिक्स, केवल भौतिकी, यानी कि सिंगल सिंगल, केवल केमिस्ट्री, विषय पढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, क्या वैसे विद्यार्थी भी है, वैसे विद्यार्थी है जिन्होंने तीनों विषय को नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा। देखिए ये क्वेश्चन लेने का पर्पस था, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, एक बार सही से देख लीजिए क्वेश्चन को फिर से। 175 विद्यार्थी पूरे क्लास में है, ठीक है, जिसमें 100 विद्यार्थी गणित पढ़ता है, भौतिकी 75, केमिस्ट्री 46। गणित और भौतिकी मिलाकर 30 है, गणित केमिस्ट्री मिलाकर 28 है, भौतिकी और केमिस्ट्री मिलाकर 23 है, तीनों मिलाकर 18 है। और तब कह रहा है, एक क्वेश्चन ये है कि कितने विद्यार्थी केवल गणित, केवल भौतिकी, केवल केमिस्ट्री, यानी कि सिंगल सिंगल सब्जेक्ट कितना पढ़ने वाला है। और तीनों
विषय नहीं पढ़ने वाला, यानी कि कुछ ऐसे भी विद्यार्थी है जो इसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ तीनों नहीं पढ़ता है, इसकी संख्या भी बताना है। इस तरह का क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन वाला, दो वाला तो थोड़ा सा ज्यादा आसान रहता है, तीन वाला थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। लेकिन कुछ होता नहीं है, वेन डायग्राम से बनाइएगा ना एकदम इजी में बन जाएगा। अब देखिए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। बनाना कैसे है ऐसे क्वेश्चन को, तुरंत वेन डायग्राम बना लेना है। ये सब रीजनिंग में भी आता है क्वेश्चन, जनरल कंपटीशन में रीजनिंग में भी आता है इसे। देखिए ये इसको मान लेता हूं मैं मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। अब कह रहा है कि मैथ फिजिक्स तो अलग चीज है, इसका नंबरिंग दे दीजिए, सबसे आसान रहेगा। एम से मैथ मान लिए, अगर ये एक्स मान लेते हैं, वाई जेड पी क्यू आर एस सब आ गया ना, जहां जहां कटिंग है सब में नंबर आ गया। तो अब ये तीनों विद्यार्थी ये सब जो है, अब क्या कह रहा है कि मैथ पढ़ने वाला, तो मैथ में कौन कौन है, पी क्यू आर जेड। तो मैथ पढ़ने वाला बोल रहा है, तो ये मैथ में आ जाएगा। तो मैथ में पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस जेड ये मिल के 100 है। मैथ में 100 था, मैथ में 100 है, भौतिकी में 70 है, केमिस्ट्री में 46 है। तो भौतिकी में क्या आ गया, फिजिक्स में पी जेड एक्स वाई, पी प्लस जेड प्लस एक्स, पी प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई, इसका वैल्यू कितना है, 70 है। और इसमें 46 है, 46 केमिस्ट्री वाला में। तो ये हो जाएगा आर प्लस, ये आर है, प्लस जेड प्लस वाई प्लस एस, ये मिलकर 46 है। अब देखिए इंटरसेक्शन, तीनों का इंटरसेक्शन कौन सा है, तीनों का इंटरसेक्शन ये वाला है, ये तीनों का इंटरसेक्शन है। यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी तीनों पढ़ने वाला की संख्या जेड है। और दो दो गो में क्या आएगा, जैसे मैथ्स में देखिए फिजिक्स और मैथ बोलेगा तो फिजिक्स मैथ में पी और जेड कॉमन है। देखिए मैथ और फिजिक्स यही ना कटिंग आ रहा है, तो पी प्लस जेड, पी प्लस जेड यानी कि मैथ प्लस फिजिक्स, मैथ प्लस फिजिक्स कितना है, यह मैथ प्लस फिजिक्स 30 है, अब मैथ प्लस केमिस्ट्री 28 है। मैथ प्लस फिजिक्स 30 है, यानी कि मैथ प्लस फिजिक्स यही हो गया, तो ये 30 है। अब मैथ प्लस केमिस्ट्री, तो मैथ और केमिस्ट्री का कॉमन ये हो गया आर प्लस जेड, आर प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 28 है। और क्या है, भौतिकी और केमिस्ट्री का 23 है, और तीनों का 18 है। भौतिकी प्लस केमिस्ट्री का 28, 23 और 18। तो भौतिकी फिजिक्स और केमिस्ट्री में यही ना कॉमन है, y प्लस जेड, वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 23। और कह रहा है कि तीनों तीनों कॉमन यही वाला है, तीनों पढ़ने वाला है। देखिए मैथ में भी आ जा रहा है, फिजिक्स में भी आ रहा है, केमिस्ट्री में, यानी कि जेड का वैल्यू कितना है, 18 है। जेड का वैल्यू कितना है, 18 है तीनों। अब कह रहा है कि आप सिंगल सिंगल निकालिए, यानी कि सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाला तो सिर्फ फिजिक्स एक्स वाला है, यही ना है, सिर्फ फिजिक्स, जो इसमें कोई कॉमन नहीं है सिर्फ फिजिक्स के अलावा। एस जो है ये सिर्फ केमिस्ट्री वाला है, क्यू जो है सिर्फ मैथ वाला है। तब जेड का वैल्यू मिल गया, तो इसमें जाके घटा दीजिएगा, तो आपका किसका वैल्यू मिल जाएगा, जेड घटाइएगा तो पी मिल जाएगा ना, पी मिलेगा। जेड घटाइएगा तो पी मिलेगा। चलिए इसका वैल्यू, तो जेड का वैल्यू 18 हो गया, और यहां से जेड घटाइएगा इसमें, तो यहां से पी का वैल्यू कितना मिलेगा, 18 घटेगा तो 12 आएगा।
इसमें घटाइएगा तो जेड का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना आएगा? 28 में से 18 घटेगा 10, और यहां घटाइएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। अब ये सब वैल्यू मिल गया हमको, 4 को वैल्यू मिल गया। अब इस वैल्यू को यहां तो डाल सकते हैं ना, जेड, जेड मिल गया, आर मिल गया, जेड मिल गया, वाई मिल गया, और तब एस का वैल्यू मिल जाएगा। ये चारों वैल्यू से हमको क्या मिलेगा? यहां से एस मिलेगा। सबको जोड़ दीजिए और 46 में से घटा दीजिए। 3 को वैल्यू जुड़ाएगा ना। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू आया है 10, जेड का वैल्यू आया 18, वाई का वैल्यू आया है 5। 18 5 23 10 33, 33 में से ही घटेगा तो 13 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 13। एस का वैल्यू आ गया 13, इसका वैल्यू आ गया 13। यानी कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले की संख्या हमको मिल गया 13। यही चाहिए था हमको। और क्या मिल गया? ये यहाँ तो सिंगल वैल्यू मिल ही गया है, एक सिंगल वैल्यू ये भी है, सिंगल वैल्यू ये भी हो गया। यहाँ इसमें डालिए, पी का वैल्यू यहाँ से पड़ता है, पी का वैल्यू 12 है। तो अगर इसमें 12 डालते हैं, 12, जेड का वैल्यू 18 है, 12 18 30, और वाई का वैल्यू कितना है? 5, 35 35, और एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, 35 आएगा, क्योंकि 35 घट जाएगा उधर जाके 35 हो जाएगा। अब आइए क्यू का वैल्यू, सिंगल मैथ पढ़ने, सिंगल फिजिक्स वाला भी मिल गया हमको, सिंगल फिजिक्स केमिस्ट्री भी मिल गया, सिंगल मैथ। तो यहां डाल दीजिए, जेड का वैल्यू 18 है, आर का वैल्यू 10 है, 28 हो गया, और क्यू का वैल्यू क्या है? क्यू का वैल्यू तो निकालना है, पी का वैल्यू 12 है। तो 18 और 10, 28, अब 12 40, तो ये हो गया 60। पी का वैल्यू कितना आ गया? 60। तो अब हमको सब कुछ मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? नेक्स्ट हमको मिल गया एक्स का वैल्यू मिल गया 35, एस का वैल्यू मिल गया 13, और क्यू का वैल्यू मिल गया 60। 7 गो नंबर है ना, पी क्यू आर, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबरिंग में बांटा गया है, तो सातों का वैल्यू मिल गया। अब हमारे पास जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, इतना डाटा होने के बाद हम सब कुछ बता सकते हैं। अब कह रहा है केवल गणित, तो केवल गणित मतलब क्यू का वैल्यू, तो केवल गणित का वैल्यू कितना हो गया? 60 हो गया। केवल भौतिकी, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35। और केवल केमिस्ट्री, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 13। अब कह रहा है कि जो तीनों में से कोई नहीं पढ़े, दूसरा क्वेश्चन, वैसे विद्यार्थी जिन्होंने तीनों विषय में से को नहीं पढ़ा है, तीनों वैसा टोटल कितना? 175 को विद्यार्थी है। अब गिन लेते हैं कि ये कॉमन उमन मिला के कितना विद्यार्थी हो रहा है, तो टोटल एस में से घटा लीजिए। यानी कि 175 में से हमको क्या घटाना पड़ेगा? जो इतना कॉमन है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ का तीनों का यूनियन घटा लीजिए। तो तीनों का यूनियन में क्या है? पी क्यू आर एस और एक्स वाई जेड, सबको जोड़ के घटा लीजिए। तो इसमें से घटेगा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इस टोटल जो घटाइएगा तो दूसरा का आंसर मिल जाएगा, जो कोई नहीं सब्जेक्ट पढ़ता है। तो इसका वैल्यू सब निकाल लीजिए, या सिंगल में भी निकाल सकते थे, लेकिन सिंगल में यूनियन इंटरसेक्शन घटाना पड़ेगा। ऐसे ही जोड़ लीजिए, इस सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा? 18 30 40 5 35 70, 70 और 60, 140, 70 60, 130 और 10। कहीं गड़बड़ हो रहा है जी। 30 10 40, 40 5 45, और वही 80 हो गया, 80 70 140 और 53, 153 हो गया। तो टोटल हो गया 153, 153।
यानी कि फाइनली 22 विद्यार्थी ऐसा है जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है। देखिए, ये क्वेश्चन बनाने का मेरा सिंगल पर्पस ये था कि क्वेश्चन इस तरह से ही बनाना है हमको, इक्वेशन बना के पी क्यू आर एस में डिवाइड करके, क्योंकि फॉर्मूला ढूंढते रह जाएगा। फॉर्मूला तो मैं लिखवा दिया हूं, लेकिन इसमें खुद मैं भी बनाऊं ना तो इसके थ्रू कंफ्यूजन हो जाएगा, थ्री अगर सेट दे देगा तो। अब बोलिए कि किसी को कोई दिक्कत है, ये इसको सेंस पकड़ना है, ठीक है ना, एक दो बार इसको सही से पढ़िएगा ना क्वेश्चन को, तब समझ में आएगा। इस टाइप का मैं क्वेश्चन दूंगा कलेक्शन, ठीक है। लेकिन अभी एक क्वेश्चन बनाना था हमको, तो 3 बाई 3 ले लिए हैं, थोड़ा सा टाइम भी लगा है, लेकिन कोई दिक्कत है तो बोलिए। नो सर। क्लियर है? जी। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन हम दे देंगे, कलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। मोस्टली दो सेट का ही देता है, लेकिन 3 सेट का मैं इसलिए लिया हूं कि थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशन, ठीक है। वो सेट का छूटा हुआ था, उसको पिन कीजिए और नया टॉपिक पे आते हैं, रिलेशन पे। इसको हिंदी में संबंध बोलते हैं। देखिए, रियल लाइफ का रिलेशन और इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। रिलेशन कहीं भी हो, सेंस वही है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि अ, दो लाइन के केस में अगर बोलते हैं, दो लाइन के केस में तो क्या बोलते हैं कि समांतर है या लंबवत है, लंबवत है, ठीक है ना, यानी कि पैरेलल और परपेंडिकुलर है। या दो ट्रायंगल के बीच क्या बोलते हैं, समरूप है या समरूप है या सर्वांगसम है। मतलब कोई गुण जो डिसाइड करता है वो उसका बीच का क्या, दो ट्रायंगल के बीच में संबंध स्थापित करता है। इसी तरह से अगर दो व्यक्ति के बीच में भी अगर रिलेशन डिसाइड होता है तो होता है ना कि राम दशरथ जी का बेटा है, ठीक है, तो ये बेटा है, ये क्या हुआ, एक रिलेशन हुआ। सीता राम जी की पत्नी है, तो पत्नी है, एक क्या हो गया, रिलेशन हो गया। उस तरीके से रिलेशन हम लोग मैथमेटिकल रिलेशन पढ़ते हैं कि दो सेट में भी रिलेशन होता है, ठीक है। दो सेट में जो रिलेशन अगर डिसाइड करना है तो वहां पे भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेट ही लेगा। हम लोग दो लाइन ले सकते हैं, दो कोई शेप ले लेंगे, उसमें कुछ भी संबंध अगर डिसाइड करते हैं तो वहां पे हम लोग रिलेशन ही समझते हैं। और रिलेशन होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर दैट मीन्स जब तक दो आदमी नहीं होगा, दो व्यक्ति नहीं होगा, तो उससे उससे क्या रिलेशन है उसको हम डिसाइड नहीं कर सकते। सिंगल कोई रिलेशन नहीं बनता है। तो सेट का जो एलिमेंट होता है ना, वो सिंगल एलिमेंट होता है। जबकि रिलेशन के लिए हमको ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन होना चाहिए, यानी कि वो ऐसा सेट होना चाहिए कि जिसका एलिमेंट हमको क्या हो, ऑर्डर्ड पेयर में। जैसे ए बी में दिखा है, तब न बोलेंगे कि ए बी से कैसे रिलेटेड है, ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, सर्वांगसम है। ए बी जिस नेचर का होगा, या बाप बेटा का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है, कोई भी रिलेशन, तो ये आर कब बुलाएंगे, जब ये ए से बिलोंग करे या दूसरा भी, या तो ये ए से बिलोंग करे या दूसरा सेट भी हो सकता है। यानी कि रियल लाइफ में अगर देखा जाए तो दो परिवार के बीच रिलेशन डिसाइड होता है, ठीक है। जैसे मान लिए यहाँ हम दशरथ फैमिली ले लेते हैं, इधर जनक जी का फैमिली ले लेते हैं। तो दशरथ फैमिली से जनक जी का फैमिली का ईच एंड एवरी पर्सन के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, तो वहां तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर ना बनेगा। जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अगर बनेगा, तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्या आ जाएगा, राम सीता, आर एस आ जाएगा, लक्ष्मण उर्मिला, भरत, भरत को किससे हुआ था जी, मांडवी से, मांडवी, और शत्रुघ्न को सरुति कृति, एस एस। तो इस तरीके से हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डिफाइन होगा। ये चारों का शादी हुआ था उसी परिवार में भी।
रामायण ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन हाँ यही हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से एक रिलेशन बना। तो इसके लिए क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट होना चाहिए। तो ऑर्डर्ड पेयर के लिए हम लोग को क्या चाहिए, सेट को कार्टेशियन प्रोडक्ट कराना पड़ेगा। तो रिलेशन डिसाइड होने के लिए, रिलेशन को डिफाइन होने के लिए सबसे पहले हमको ऑर्डर्ड पेयर की जानकारी होना चाहिए, उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट की जानकारी होना चाहिए, तब रिलेशन हम लोग समझ पाएंगे मैथमेटिकल। तो सबसे पहला कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 1, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, देखिए ऑर्डर्ड पेयर जो है इसको क्रमिक युग्म बोलते हैं। क्रमिक या क्रमित युग्म बोल सकते हैं। तो इसको सिंपली ये समझिए कि क्रमिक युग्म क्या होता है। तो ए और बी को ही बोलते हैं क्रमिक युग्म। युग्म जहां ए जो है, ए और बी किसी सेट का एलिमेंट हो सकता है, एक सेट का एलिमेंट भी हो सकता है, या ए से बिलोंग्स करे या बी बी से बिलोंग्स करे। ये डिपेंड करता है कि कौन कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर इसको पेयर में ले लिया जाए, दो क्रमिक युग्म, क्रमिक युग्म बराबर अगर है, बराबर है, इस इसका मतलब ये हुआ कि पहला का जो क्रमिक युग्म का फर्स्ट अवयव होगा ना, दूसरा के बराबर होगा। जैसे A1, B1 अगर दिया हुआ, ठीक है, और A2 B2, दिस इम्प्लाइड एट ये हुआ कि A1 बराबर हो जाएगा A2 एंड B1 बराबर हो जाएगा B2। दोनों अगर बराबर है, इसका मीनिंग ये हुआ कि पहला का पहला अवयव बराबर होगा, दूसरा का मतलब पहला का दूसरा अवयव दूसरका के बराबर होगा। फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर और सेकंड कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट के बराबर। जैसे दो लाइन में भी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज करते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। एक क्वेश्चन जैसे, यदि अगर हम ले लिए कि ए बाई मान लेते हैं 3 B+5 इज इक्वल टू, अगर दिया हुआ है -1 और 2, तो ए तथा बी निकाले। तो डायरेक्टली आपको क्या समझना है कि दो ऑर्डर्ड पेयर अगर बराबर है तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो जाएगा। यहां से क्या हो जाएगा, A/3 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, एंड B+5 किसके बराबर होगा, 2 के। तो यहां से A का वैल्यू -3 आएगा और B का वैल्यू -3 आएगा। ठीक है ना। इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर हम लोग इक्वल भी कर सकते हैं। और ऑर्डर्ड पेयर आता कहां से है, तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट के आधार पर। 2 नंबर कंसेप्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट, मेन ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको कार्तीय गुणन बोलते हैं। कार्तीय कार्तीय गुण, देखिए कार्तीय गुणन क्या होता है। कार्तीय गुणन के लिए दो गो नॉन एम्प्टी सेट होना जरूरी है। नॉन एम्प्टी सेट मतलब अरिक्त सेट, जो खाली सेट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए माना कि ए तथा बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि अरिक्त समुच्चय। तो
ए क्रॉस बी को बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी को क्या बोला जाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन बोला जाता है। तथा इसका जो मान है तथा इसका मान ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी ऑर्डर्ड पेयर में होगा, जहां सच डेट, इसको सच डेट पढ़ते, सच डेट जहां ए बिलोंग्स करेगा किससे? बड़का सेट ए से, तथा बी किसका अवयव होगा? बी का अवयव होगा। देखिए, इसको मैथमेटिकली लिख दिए, लेकिन एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछा नहीं, आप लोग पढ़े हैं, इसलिए इस पे ज्यादा समय नहीं लेना है। एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं, एक में ए बराबर ले लेता हूं 1 2 3 और बी ले लेता हूं ए बी, तो हमको निकालना है ए क्रॉस बी, अगर निकालना है, ठीक है। ए क्रॉस बी, तो इसको क्या करना है? 1 2 3 और क्रॉस कराना है किससे? ए बी से। क्रॉस होता कैसे है? एक एलिमेंट को लेंगे या बारी बारी से बी के एलिमेंट के साथ कराएंगे, ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे। 1 को ए के साथ कराइएगा तो 1 ए लिखाएगा, 1 को बी के साथ कराइएगा, कॉमा देंगे, 1 बी लिखाएगा। फिर 2 को 2 ए 2 बी, सिमिलरली 3 ए 3 बी। इसको टोटल एलिमेंट कितना हो गया? यही हो गया ए क्रॉस बी। इसमें कै गो अवयव है? 1 2 3 4 5 6, 6 अवयव ही कहा आएगा, 12 नहीं बोलेंगे, क्योंकि 6 है और 6 सब ऑर्डर्ड पेयर में है, जोड़ा में है। जोड़ा में होने के कारण ये लोग रिलेशन बनाता है, ठीक है ना, क्योंकि 1 ए से रिलेटेड है, 1 बी से, इस टाइप से। फिर हम लोग आगे रिलेशन जब डिफाइन करेंगे तो उसका जो अवयव होगा ऑर्डर्ड पेयर में ही रहता है, इसलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट की जरूरत पड़ता है। तो इसमें और क्या बोल सकते हैं? ये एक हो गया। आप बी क्रॉस ए निकाल लीजिए। बी क्रॉस ए निकालिएगा, दो ऑर्डर पेयर आपस में बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। जनरली बराबर होने के लिए फर्स्ट अवयव और सेकेंड अवयव दोनों बराबर होना चाहिए। बी ए निकालिएगा तो ए बी क्रॉस 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा? इससे इसको कराइएगा तो A1 A2 A3 ऐसा बनेगा। फिर बी से कीजिएगा तो B1 B2 B3, इस तरह से बनेगा। आप लोग एक दो और निकाल लीजिएगा इसमें, जैसे मैं कहूं कि ए क्रॉस ए निकालिए, बी क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस ए निकालिए। ए क्रॉस ए निकालिएगा तो पहले तो ऑर्डर्ड पेयर में बनेगा और फिर उसको ऑर्डर ट्रिपलेट में चला जाएगा वो, ठीक है। ट्रिपलेट की जरूरत है नहीं, लेकिन इसको निकालिएगा तो इसका एलिमेंट ऐसा आएगा 1 1 1 1 1 2 1 1 3, इस तरह से लास्ट में क्या आएगा? 3 3 3 आएगा। टोटल एलिमेंट देख लीजिएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 9 एलिमेंट आएगा इसमें, ठीक है। तो 3 कितना? 27 एलिमेंट आ जाएगा। तो इसे निकाल लेना है, ठीक है ना। इसका हालांकि की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार निकाल लीजिएगा इसको। तो ये हो गया ऑर्डर्ड पेयर। अब इसमें क्या है? ये भी तो एक तरह, अब इसमें अगर नोट करके एक चीज लिख लीजिए, एक नंबर, अगर
एन ए यानी कि सेट ए एन एलिमेंट है तथा एन बी में अगर एम एलिमेंट है तो एन ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में एन गुने एम अवयव होगा। ठीक है ना। दूसरा, कुल उपसमुच की संख्या क्या हो जाएगा, टू का पावर एन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में जितना एलिमेंट टू का पावर एन एम हो जाएगा। ये तो एन एम ना हो गया, टू का पावर एन एम उप समुच की संख्या हो जाएगा। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि रिलेशन भी बताऊंगा तो इतना ही रिलेशन भी होता है। सिंपली ये समझिए कि जितना उप समुच यानी कि सबसेट, उप समुच किसको बोलते हैं, इंग्लिश में सबसेट बोलते हैं। जितना सबसेट होगा ना सब उसका रिलेशन ही होता है। ठीक है, तो आगे जब रिलेशन पे हम लोग आएंगे तो उस पर बात करेंगे। ठीक है, कि कितना रिलेशन होगा। एक दो और नोट, जैसे अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ले लेता हूं, ठीक है, तो ये भी जो है ना आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी कि क्रम विनिमय लॉ का फॉलो करेगा। यानी कि ए क्रॉस बी हो जाएगा, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी हो जाएगा, और यूनियन भी रहेगा ए क्रॉस बी यूनियन सी, तो ये भी ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी होगा। बोलिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर, इसमें किसी को कोई डाउट है तो। एनीवन, नो सर। एनी डाउट, क्लियर, कोई डाउट है? हाँ सर। नो चलिए, सर। ओके आगे बढ़। ए क्रॉस बी माइनस सी भी लीजिएगा तो ये आप ए क्रॉस बी माइनस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करेगा ए क्रॉस सी। अब यहाँ एन लगा दीजिएगा ना तो एन भी इसी तरह से फॉलो करेगा। ठीक है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट। और कोई डाउट है? नहीं चलिए सर। अब हम रिलेशन का डिफिनीशन लिख देते हैं, और टोटल रिलेशन तो आज नहीं हो पाएगी, रिलेशन का डिफिनेशन स्टार्ट कर देता हूँ, कल रिलेशन खत्म कर दूंगा। उसमें जो आप लोग का सीजी सेट में जो चैप्टर वाइज जो सिलेबस दिया गया है ना, उसमें जो रिलेशन दिया गया है, 11th का अलग चैप्टर दिया हुआ है, 12th का अलग। हम लोग जो पढ़ेंगे ना तो 11th 12th एक साथ खत्म करके चलेंगे, फिर दोबारा रिलेशन नहीं पढ़ेंगे। फंक्शन भी करेंगे तो 11th 12th दोनों खत्म कर देंगे। यानी कि उसके अकॉर्डिंग सेट रिलेशन फंक्शन मिलाकर दो दो चार और चार एक पांच, और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट वगैरह, यानी पांच छह चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। जी। चलिए, तो अब हम लोग आते हैं डिफिनीशन ऑफ रिलेशन। संबंध, देखिए संबंध होता क्या है एक्चुअली। अगर रियल लाइफ में हम एक एग्जांपल कनेक्ट करके दे दो तो ऐसे बोलिए कि जैसे दशरथ फैमिली में अगर मेल फैमिली ले लेते हैं, इधर फीमेल फैमिली ले लेते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए मैं एक ले लेता हूँ एग्जांपल। ये मेल है और ये फीमेल वाला। तो दशरथ जी के फैमिली में जो रामायण का पात्र बना है लोग, इसे दशरथ जी हो गए, राम हो गए, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और
बस इतना ही लोग हैं। इधर अगर फीमेल पोर्शन में ले लिया जाए तो केकई, कौशल्या, केकई, सुमित्रा, सीता, सीता के बाद उर्मिला, मांडवी और सरुति कृति। तो इधर इधर 7 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये अगर मेल और फीमेल तो रिलेशन कितना बनेगा देखिए। दशरथ जी को कौशल्या के साथ कोई और रिलेशन है, केकई के साथ, सुमित्रा के साथ, फिर सीता जी के साथ भी कुछ अलग रिलेशन है, उर्मिला, मांडवी और सरुति कृति। यानी कि एक आदमी के पास 7 रिलेशन, 7 तरह का ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। उसी तरह राम जी को भी 7 ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, इसका भी कितना ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, यानी कि एम क्रॉस एफ में अगर एलिमेंट की संख्या लीजिएगा ना, इसमें टोटल एलिमेंट के तो 5 आदमी है, इधर 7 आदमी, टोटल 35 वो होगा। और टोटल सबसेट अगर बोला जाए, टोटल सबसेट यानी कि कुल उप समूह, तो 2 का पावर 35, ये लाखों में चला जाएगा, ठीक है ना। 2 का पावर 35 तो लाखों में जाएगा, 2 का पावर 10 ही होता है 1024। 2 का पावर 12 कीजिएगा तो ये 4048, 24 का 96 हो जाता है, 4096। समझिए कि 35 जाएगा तो लाखों करोड़ों में जा सकता है, अब उतना डिसाइड की करेगा। लेकिन ये समझिए कि जितना सबसेट हुआ ना, अगर 1 लाख होता है या 10 लाख होता है या 1 करोड़ होता है, तो समझिए कि एक फैमिली में 1 करोड़ रिलेशन डिसाइड हो रहा है। जितना सबसेट होता है उसी को रिलेशन बोलते हैं। जितना सबसेट होगा ए क्रॉस बी का यानी कि एम क्रॉस एफ का, उसी को टोटल सबसेट को ही, रिलेशन कुछ है नहीं, सबसेट बराबर रिलेशन, सबसेट को ही रिलेशन बोलेंगे। लेकिन सबसेट होना कैसा चाहिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में होना चाहिए, उसका एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। आई थिंक इससे कुछ क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। डिफिनीशन मैथमेटिकल डिफिनीशन रहता है, लेकिन थोड़ा सा रियल लाइफ से जोड़ के दिखा दिए हैं। बाकी रिलेशन इसी पे खत्म हो जाएगा इतना ही समझाने के बाद, बाकी हम मैथमेटिकल ही लिखेंगे। देखिए इसके लिए है क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो होना चाहिए, तो ए तथा, ऐसे ले लीजिए, माना कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट लिखते हैं और एक समुच्चय सेट है, तथा ए क्रॉस बी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो ए क्रॉस बी के कोई भी सबसेट यानी कि उप समूह को हम संबंध ए से बी में कह सकते हैं, या ऐसे लिखिए, कोई भी सबसेट यानी कि उप समूह को रिलेशन यानी कि संबंध कहते हैं। इंग्लिश में अगर कोई लोग है तो हमें डिफिनीशन बोल देते हैं। ए एंड बी भी एनी टू नॉन यूनिक सेट, then and A cross B its Cartesian product, then every subset of A cross B is said to be a relation from A to B, ठीक है ना। कोई भी सबसेट A क्रॉस B को हम रिलेशन बोलेंगे A to B में। अगर इंग्लिश डिफिनेशन थोड़ा सा सुटेबल पड़ जाता है, क्योंकि हिंदी में
सेंस से ही हम डिफिनीशन लिखते हैं ताकि दिक्कत नहीं हो आप लोग को। डिफिनीशन किताबी लैंग्वेज नहीं लिखते हैं। चलिए ए ले लीजिए कोई 1 2, बी ले लीजिए, नॉन एम्प्टी लेना ही पड़ेगा, तो ए और बी ले लेता हूं मैं। ए क्रॉस बी निकालिए सबसे पहले, तो ए क्रॉस बी डायरेक्ट करा लेते हैं। 1 ए आएगा, 1 से बी में कराइएगा तो 1 बी आएगा, 2 ए आएगा, 2 बी आएगा। अब इसका टोटल सबसेट लिखिए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मैं ये बोलूं कि सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, तो एक तो आप लोग बोलिएगा कि फाई भी होता है सर सबसेट। हाँ तो फाई तो होता है, लेकिन फाई क्या है कि ऑर्डर्ड पेयर में नहीं है, ठीक है ना। तो फाइव भी ऑर्डर पेयर में, यहाँ कोई भी सबसेट लीजिएगा तो फाइव में भी आ जा सकता है, रिलेशन में भी इम्प्टी रिलेशन में चला जाएगा, ठीक है ना। फाइव मतलब इस तरह, फाइव को बोलेंगे खाली सेट। और क्या ले सकते हैं, A1 1A, इसका टोटल सबसेट कितना बनेगा ये बताइए। इसमें टोटल कितना है एलिमेंट की संख्या, एन ए क्रॉस बी अगर बोलूं तो कितना हो जाएगा, 4 एलिमेंट है, यानी कि सबसेट की संख्या कितना हो जाएगा, टोटल सबसेट 2 का पावर 4। टोटल सबसेट कितना हो जाएगा, 2 का पावर 4, यानी कि 16 गो रिलेशन बनेगा। अब 16 रिलेशन लिखना, 4 गो का लिखना तो टफ हो जाएगा, टाइम लगेगा। आप लोग ये समझिए, हम R1 R2 अब लिख रहे हैं रिलेशन। यहाँ जैसे मैं अगर एक रिलेशन लिखता हूं ऐसे, 1A 2A, क्या ये सबसेट है ए क्रॉस बी का, बोलिए एनीवन। 1A और 2A उसी का ना एलिमेंट है ए क्रॉस बी का, तो इस सबसेट है, इसका मतलब क्या है, देयरफॉर सबसेट हो गया। इसका मतलब बोल सकते हैं कि R1 इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। R1 ए से बी में संबंध रखता है, संबंध R1 का ए से बी में संबंध है, तो बोलेंगे R1 का ए से बी में संबंध है। सिंपल कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का, जिसका भी रिलेशन डिसाइड करना है, पता कर लेना है कि कौन कौन सेट में है। अगर 2 सेट में होगा, नहीं तो एक सेट में होगा, एक सेट में अभी बात नहीं कर रहे हैं, 2 सेट में बोल रहे हैं, तो दोनों का क्रॉस कराना है। आर को देखना है कि उसका सबसेट बन रहा है कि नहीं, सबसेट है तो रिलेशन हो जाएगा। जैसे मान लो 2 नंबर R2, दूसरा रिलेशन ले लेता हूं मैं, 1A 1B 2B। ए भी ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये भी रिलेशन हो गया। R3 अगर लिखते हैं, 1B 2B, ये भी क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो ये भी रिलेशन है। अगर R3 ले लेते हैं, 1B 2B 3C, अब ये सबसेट नहीं है ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी यानी कि ए बी जो हम सेट लिए हैं उसमें 3 है ही नहीं, 3 है ही नहीं। 1 2 है और 2B है, न 3 है और न ही C है। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट है, 1A है, 1B है और 2A है, 2C है, लेकिन R में हमको क्या आ गया, 3C आ गया। तो 3C ए क्रॉस बी में नहीं है, तो इसका सबसेट नहीं बना, तो हम बोल सकते हैं कि R3 रिलेशन नहीं है, रिलेशन नहीं है ए से बी में, ए से बी में। क्यों नहीं है, क्योंकि ये भी लिख देता हूं मैं, क्योंकि ए क्रॉस बी
का सबसेट यानी कि उप समुच्चय नहीं है, सबसेट नहीं है। आगे डोमेन, कोड डोमेन और रेंज पढ़ाना है, ठीक है ना, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, तो उसमें टाइम लग जाएगा, इसलिए क्योंकि क्लास का टाइम आगे भी एक और शेड्यूल रहता है 8:30 से, तो मैं आज का क्लास यही एंड करता हूँ, ठीक है ना। कल हम लोग इसके आगे से स्टार्ट करेंगे, रिलेशन को डिसाइड फिर से एक बार समझाएंगे, और अगला जो टॉपिक पढ़ना है आप लोग पढ़ के आइएगा, ठीक है ना, डोमेन, कोड डोमेन एंड रेंज, ये नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास यहां से स्टार्ट करेंगे। डोमेन को बोलते हैं क्या चीज, प्रांत, इसको प्रांत बोलते हैं, इसको सह प्रांत बोलते हैं, और इसको परिसर बोलते हैं, ठीक है ना, परिसर, परिसर। तो ये तीन टॉपिक पढ़ के आइएगा, ये आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डोमेन, कोड डोमेन और रेंज फंक्शन में भी पढ़ना हम लोग को, ठीक है ना। परिसर से जनरली क्वेश्चन आता है, तो ये रिलेशन से हम लोग इस चीज को समझते चलेंगे ना तो ज्यादा क्लियर होगा। चलिए, और कोई डाउट है यहाँ तक में तो बोल सकते हैं, अदरवाइज क्लास को हम एंड करेंगे यहीं पे। तो कोई डाउट है तो एनीवन बोलिए, और भी कोई डाउट है तो, और एक बार और कंफर्म कर दे कि जो है हम सेट, रिलेशन और फंक्शन तीनों पर एक साथ असाइनमेंट देंगे, ठीक है ना, असाइनमेंट रेडी कर रहे हैं, क्वेश्चन का कलेक्शन देंगे, उतना क्वेश्चन कर लेने से आपका इस चैप्टर पे अप्रोच उतना बन जाएगा कि कहीं का क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ टॉपिक मिला के क्वेश्चन पूछ देता है, तो वहां से अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं कि टॉपिक जल्दी से जल्दी एक भी चीज छूटे नहीं, लेकिन होता क्या है ना कि कहीं कहीं जैसे कांग्रेंस मॉडलो लगा देगा, तो कांग्रेंस मॉडलो तो सेट में है नहीं, तो क्वेश्चन में आएगा तो वहां पे हम लोग जैसे मॉडलस हो गया, तो ये सब चीजें हम लोग वहां पे क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे। चलिए बोलिए, एनीवन, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। चलिए, थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ऑल द बेस्ट। आगे आप लोग भी जो पढ़ाया जा रहा है उसको रिवीजन करते रहिए, एक शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं जो डिफिनीशन लिखता हूँ ये किताबी लैंग्वेज नहीं लिखता हूँ, तो ये कहीं भी कहीं ना कहीं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं पढ़ाता हूँ अपने नॉलेज के आधार पर, ठीक है। आपको लगता भी होगा कि बुक का कोई लैंग्वेज हम यूज नहीं करते हैं, तो अपने हिसाब से नोट्स बनाइएगा अपने लैंग्वेज में, और प्रयास कीजिए, जी मेरा प्रयास है कि बहुत अच्छा कीजिएगा मैथ्स में, 2-3 महीना में आपको पूरा डिफरेंस दिखने लगेगा कि मैथ्स कुछ है ही नहीं। और मेरा टारगेट यही रहेगा कि मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 परसेंटेज के हिसाब से, मतलब जितना भी नंबर आए क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आप कर लीजिए, वहीं से आपका रिजल्ट हो जाए, मैं यही फोकस करूंगा, कोशिश करूंगा। चलिए जी। ठीक है। और एक और चीज है कि अगर किसी को लगता होगा कि इंग्लिश में चाहिए तो आप हमको बता दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों में हम कंफर्टेबल है, हिंदी थोड़ा सा दिक्कत भी होता है, लेकिन हम इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि हमको लगता है मैक्सिमम लोग का हिंदी की जरूरत है। आप बोलिएगा तो हम डेफिनेशन भी इंग्लिश में लिख देंगे, लेकिन थोड़ा सा वही समय ये हुआ, और नहीं तो इंग्लिश में लिख के हिंदी में समझा देंगे, लेकिन इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि इंग्लिश चीज है ना कि आपका जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है ना, इंग्लिश से अप्रोच जल्दी बनता है। आईएससी लेवल का जो भी क्वेश्चन सेट होता है ना, तो इंग्लिश पहले बनता है, उसको ट्रांसलेट करके हिंदी में दिया जाता है, तो हिंदी का क्वेश्चन उटपटांग लगता है, कहीं कहीं पढ़िएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए इंग्लिश पकड़ के चलना है, इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है। सेट जब दूंगा हम क्वेश्चन तो वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा ही। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास का टाइम